तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी DOU ऑफिशियल एनिमे का एपिसोड नंबर 6। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर नए नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतने डीप में एक्सप्लेन कहीं नहीं मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं ऑफिसर ओत्सुका ने गन ताना होता है यहाँ पर मुसाशी के ऊपर, और मुसाशी उनसे कहते हैं वैसे तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम है ऑफिसर ओत्सुका, और अगर तुमने कोई गलती की तो ये आखिरी नाम होगा जो कि तुमने सुना है। अब बहुत हुआ ओत्सुका, जितनी गलती तुमने की है अब मुझे तुम्हें काटना ही होगा। जैसे ही तुम तलवार देखो तुम गोली चला सकते हो। 3, 2, 1। और इतना कहते ही वहां से मुसाशी एकदम गायब हो जाते हैं। ओत्सुका को यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर वो गए कहाँ, और उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी यहाँ पर काट देते हैं ओत्सुका को अपने तलवार से। पहले तो उसकी उंगलियां नीचे गिरती है और यहाँ पर उसका गन भी काम नहीं आया होता है इस वक्त में, और एकदम दबी हुई आवाज में ओत्सुका कहते हैं तुम तो सच में लाजवाब हो। इतना कहकर उनके बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और मुसाशी की ब्रूटैलिटी यहाँ पर साफ साफ दुनिया के सामने आ जाती है, क्योंकि इस युग में ओत्सुका पहले ऐसे आदमी होते हैं जिसे मुसाशी ने असली में एकदम बीचों बीच से काटा होता है। खैर यहाँ पर पुलिस वाले इतना सुनते ही गन तान देते हैं उनके ऊपर, और एकदम से उन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं। गन उठाने का ऑर्डर देने के बाद उनका कमांडर मुसाशी को बताता है कि ये रबर की गोलियां हैं, लेकिन फिर भी ये इतने जोर से लग सकती हैं तुम्हें कि तुम्हारी जान भी जा सकती है, और जो तुमने किया है उसके लिए तो तुम मरना डिजर्व भी करते हो। अगर तुम असली मुसाशी हो जैसा कि लोग कहते हैं तो तुम्हें गन वन के बारे में कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे एरा में ऐसी चीजें थी ही नहीं। और अपने मर्डरस ऑरा को एक्टिव करते हुए मुसाशी कहते हैं अच्छा जरा मैं भी तो देखूं क्या कर पाती हैं तुम्हारी ये बंदूकें। खैर इतना सुनते ही वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं मुसाशी के ऊपर, लेकिन होता यह है कि रबर की गोलियां इससे पहले कि मुसाशी को हिट करें वो उन्हें वहीं के वहीं मिड एयर हवा में ही काट देते हैं, और वो गोलियां इतनी तेज होने के बावजूद कटकर रोड में वहीं पर गिर जाती हैं। और मुसाशी की इतनी स्पीड को देखकर फोर्स का लीडर एकदम से चौंक जाता है, और यहाँ पर मुसाशी उससे कहते हैं तीर भी इससे ज्यादा तेज होते हैं। इतना कहकर मुसाशी उनकी ओर बढ़ने लगते हैं और हमला करने के लिए, लेकिन तभी कमांड मिलते ही वो लोग मुसाशी को साइड से घेर लेते हैं, और वहां पर वाटर कैनन गन की ट्रक आ जाती है। उन्हें शूट करने का कमांड देते हुए वहां से लीडर एकदम से दौड़कर हट जाता है, और हम देखते हैं बहुत ही तेज पानी का बहाव से शूट किया जाता है मुसाशी को, लेकिन मुसाशी उससे आराम से बचते हैं। बिल्कुल किसी निंजा की तरह वो ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और कूदकर उसी वाटर कैनन के पास खड़े हो जाते हैं। पहले वो थोड़ा सा उसे ऑब्जर्व करते हैं और अब वो अपनी तलवार निकालते हैं, और तुरंत ही वो एकदम जोरदार छलांग लगाते हैं और पूरे मोमेंटम के साथ अपने तलवार को निकाल कर एकदम सीधा सीधा वार वो कर देते हैं, जिससे होता ये है कि वो वाटर कैनन कट जाता है बीचों बीच से। और उतना ही नहीं, वो ट्रक भी कई हिस्से तक कट ही जाता है बीचों बीच से। और सबसे अजीब बात यह है कि अभी भी 2 मुहे तरीके से पानी उससे निकल रहा होता है। वाटर कैनन पूरी तरीके से ख़राब हो चुका होता है, लेकिन फिर भी लगातार 2 हिस्से से उससे पानी बहे जा रहा होता है। खैर अब फाइनली पानी रुकता है और मुसाशी उन सब से कहते हैं अगर तुम्हें मुझे नुकसान भी पहुंचाना है तो इससे भयानक हथियार लाने होंगे, वरना तुम सब बहुत बुरी तरीके से काटे जाओगे। इतना सुनते ही लीडर मुसाशी को बताता है कि ऐसा वो नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने आर्मर्स पहन रखे हैं, ये बहुत हल्के और मजबूत हैं, और वो भी नहीं, यहाँ पर उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है तो मुसाशी तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे कुछ भी। ऐसा इस लीडर का सोचना होता है। खैर इसकी इस बेतुकी सोच पर मुसाशी पहले तो एक छोटी सी स्माइल करते हैं, और हम देखते हैं एकदम योजिरो स्टाइल में उनके बाल उड़ने लगते हैं, और यहाँ पर वो एकदम गुस्से में उन सब से कहते हैं कोई भी नहीं हिल रहा, किसी भी एक इंसान में यहाँ दम नहीं है कि वो मुझसे लड़ सके। सब के सब अपने जगह पर खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं, डर रहे हैं मुझसे कि मैं अपना तलवार निकाल कर उन्हें काट ना दूं। अगर तुम में से किसी में हिम्मत है तो आओ।
तुम सब ने भले ही आर्मर्स पहने रखे हो, तुम सबकी तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम सब के सब बुज़दिल हो। बस अब बहुत बात कर ली तूने। ऐसा कहकर हम देखते हैं कि एक टेजर गन निकाल लेता है लीडर और तुरंत ही मुसाशी को शूट कर देता है। मुसाशी के चेस्ट पर जाकर वो वायर लगती है और ज़ोरदार करंट लगना उन्हें शुरू हो जाता है। उनकी हड्डियां दिखने लगती हैं। इतना भयानक करंट यहाँ पर लग रहा होता है उन्हें कि सच में क्या ही बताएं। और हमें बताया जाता है कि एक नॉर्मल टेजर गन जो होती है वो 1000 से 50,000 वोल्ट तक का करंट दे सकती है, लेकिन यहाँ पर ये टेजर गन थोड़ी अलग है क्योंकि इसे मुसाशी के हिसाब से डिजाइन किया गया है। नॉर्मल टेजर गन के वायर पतले और छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी लंबाई ज्यादा है और ये वायर्स बहुत मोटे भी हैं। और यहाँ पर सीधे सीधे आपको बताऊं तो मुसाशी के लिए इन्होंने खासकर 10 गुना ज्यादा ताकतवर टेजर गन का प्रयोग किया है और ये चीज काम भी करती है। मुसाशी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी लीडर उसे शॉक दिए जा रहा होता है। यहाँ तक कि उसी के लोगों को आकर उसे रोकना पड़ता है ताकि मुसाशी मर ना जाए, लेकिन फिर भी मुसाशी के पूरे शरीर से जलने की बदबू आ रही होती है। और यहाँ पर वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि मुसाशी तो निपट लिए। उतने में ही मुसाशी कहते हैं, तुम्हारा नाम इमावा है ना? और ये सुनकर सब के सब चौंक जाते हैं क्योंकि जब मुसाशी को शॉक देने के लिए लीडर को रोक रहे होते हैं सब के सब, तो एक ऑफिसर ने इमावा रुक जाइए ऐसा कहकर उसका असली नाम ले दिया होता है। और इसीलिए यहाँ पर मुसाशी उसका नाम जैसे ही बोलते हैं तो ये सुनकर सभी का पानी सूख जाता है, लेकिन खासकर इमावा का सूख जाता है। खैर इससे पहले कि कुछ और हो, एकदम से मुसाशी खड़े होते हैं और उस टेजर गन की वायर को काट देते हैं वहीं के वहीं। और वो इमावा से कहते हैं, इमावा मुझे एक बात बताओ, अभी अभी तुमने मेरे ऊपर जहर का प्रयोग किया क्या? ऐसी चीज मैंने कभी महसूस नहीं की। खैर मैंने शुरू में कहा था ना कि इमावा का पानी सूख जाता है, सॉरी मैंने गलत कहा था। इमावा का पानी यहाँ निकल जाता है, मूत देता है सबसे हाई लेवल ऑफिसर यहाँ पर पैंट में। और तभी मुसाशी उससे कहते हैं, इमावा मैं समझ गया, ये जहर नहीं है, ये पक्का जादू टोना है और जादू टोना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। ऐसा कहकर मुसाशी तलवार निकलकर इमावा का सर काट देते हैं और इमावा का सर अलग होके एकदम फुटबॉल की तरह जमीन में गिर जाता है। खैर उजैर बलोच ये देखकर काफी खुश होता। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। अपने हाई रैंकिंग ऑफिसर को इस तरीके से मरा, इतने ब्रूटल तरीके से मरा पड़ा देख यहाँ पर सब के सब डर जाते हैं। और यहाँ पर मुसाशी उन सब से कहते हैं, अब अगर किसी और ने मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं इससे भी बुरी तरीके से तुम्हें काटूंगा। खैर इतना कहते कहते मुसाशी का ध्यान कहीं और जाता है और हम देखते हैं वो मून की तरफ देखते हैं और मून सच में काफी सुंदर लग रहा होता है। और ऐसा मुसाशी भी कहते हैं, आज मून बहुत सुंदर है। इसका मतलब जानते हो तुम सब, मुझे काटने का और मन हो रहा है। फिर इतना कहते ही मुसाशी एकदम भयानक हवा के फ्लो की तरह जाते हैं एक ऑफिसर के पास। वो ऑफिसर एकदम हक्का बक्का हो जाता है उन्हें देखकर और काट देते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस ऑफिसर के शील्ड पर वार की होती है मुसाशी ने, एकदम टुकड़ों में काटा होता है उसे। वो शील्ड एकदम बिखर जाती है और ज़मीन में खड़खड़ खड़खड़ करके एकदम से गिर जाती है। बहुत मजबूत होती है वैसे ये शील्ड। और यहाँ पर अपने कवच को इस तरीके से, इतने गंदे तरीके से कटता देख उन सबको समझ में आ जाता है कि अगर वो लोग मुसाशी के ऊपर हाथ भी उठाएं तो उन सब की ऐसी की तैसी हो जाएगी। खैर एज अ गुड ह्यूमन बीइंग मुसाशी कहते हैं, इसके लाश को ले जाओ। खैर इतना सुनते ही ऑफिसर्स इमावा की लाश को उठाने में लग जाते हैं और मुसाशी का ध्यान जाता है दोबारा से मून की ओर और वो कहते हैं, हट जाओ, जाने का रास्ता दो। खैर इतना सुनते ही वो लोग मुसाशी को रास्ता दे देते हैं और मुसाशी वहां पर 10,000 प्लस ऑरा के साथ चले जाते हैं। 10,000 प्लस ऑरा मूवमेंट तो देख लिया, 70,000 प्लस ऑरा मूवमेंट दिखाऊं तो सब्सक्राइब करो और चलो बढ़ते हैं आगे। सीन होता है चेंज और हम देखते हैं अमेरिका के व्हाइट हाउस को और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प बैठे होते हैं। इस बंदे का मुंह देखते हुए ही मुझे माओदी याद आता है। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। यहाँ पर ट्रम्प एकदम चौंके जा रहे होते हैं क्योंकि अभी अभी वो इलेक्शन जीते होते हैं और बराक ओबामा उन्हें हैंड ओवर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें वो एक सीक्रेट बताते हैं।
ये सीक्रेट और कुछ नहीं यूजिरो हानमा ही होते हैं। तो यहाँ पर वो ट्रम्प को बताते हैं अमेरिका में जो भी नया प्रधानमंत्री बनता है वो पर्सनली ओगर को विजिट करता है, और क्योंकि अमेरिका ने उसके साथ पीस ट्रीटी साइन की हुई है तो होली बाइबल ले करके उसके सामने शपथ पढ़नी होती है। और ट्रम्प बिंग ट्रम्प यहाँ पर वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, कोई इंसान किसी नेशन से बड़ा क्यों हो सकता है, हमारे देश से ताकतवर कुछ नहीं है, हम एक सुपर पावर है। और तभी बराक ओबामा बताते हैं तुम समझ नहीं रहे हो, वो सबसे बड़ा सुपर पावर है, होली बाइबल लेके उसके सामने पूरी शपथ पढ़नी पड़ती है तब जाकर वो उसे एक्सेप्ट करते हैं। और तभी ट्रम्प बराक ओबामा से पूछते हैं अच्छा एक बात बताइए, ये ट्रीटी किसने साइन की, कब साइन की। और तभी ओबामा बताते हैं कि ये ट्रीटी जो है रोनाल्ड रीगन ने साइन की थी, जो कि अमेरिका के 40वें प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो वैसे तो प्रधानमंत्री वाला कॉन्सेप्ट अमेरिका में नहीं चलता, वहाँ राष्ट्रपति ही चलता है, लेकिन फिर भी पावर थोड़ी कम ज़्यादा ऐसा मतलब सिमिलर है पीएम के पद से, ऐसा हम मान सकते हैं। तो पीक डिटेलिंग वाली बात यह है कि 1958 में यूजिरो हानमा जन्मे थे। तो मिस्टर रोनाल्ड रीगन ने जो राष्ट्रपति का पद संभाला था वो 1981 से लेकर 8 साल तक 1989 तक संभाला था। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जब रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति बने उस समय यूजिरो हानमा की एज 1958 में पैदा होने के हिसाब से लगभग 23 साल होगी। मतलब 23 साल की उम्र से ही यूजिरो ने कितना आतंक मचाना शुरू कर दिया होगा सोचो। और यहाँ पर इसी 7 साल के अंदर अंदर 30 होने से पहले, मतलब यूजिरो हानमा की 30 की उम्र होने से पहले यहीं कहीं बीच में उनके साथ अमेरिका ने पीस ट्रीटी साइन की होगी। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। ट्रम्प कहते हैं ठीक है मैं उससे मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं इस ट्रीटी को तोड़ के आऊंगा। खैर जापान के एक बहुत ही लेविश होटल में जहाँ यूजिरो हमेशा रुका करते हैं, वहाँ के एक खास कमरे में हम देखते हैं यूएस के प्रेसिडेंट आते हैं और यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। वो एकदम सोच रहे होते हैं कि इस ट्रीटी को तो मैं रहने ही नहीं दूंगा आज। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं वो बहुत चक्के रह जाते हैं, और जो भी उन्होंने देखा होता है उससे वो समझ जाते हैं कि टैंक हो, मिसाइल हो और जो भी चीज़ें हों इस व्यक्ति के आगे तो नहीं टिक सकती। और हम देखते हैं यहाँ पर यूजिरो खुला खड़े होते हैं चीता वाली चड्डी पहनकर, और उसके बैग को देखकर ही समझ में आ जाता है ट्रम्प को कि ये क्या चीज़ है। पूरे मसल्स इतने भयानक होते हैं कि ये देखकर ट्रम्प सच में कांप उठते हैं। उतने में ही यूजिरो सिगरेट पीते हुए पलटते हैं और कहते हैं जल्दी करना, तुम्हें सिर्फ 3 मिनट देता हूँ मैं, जल्दी से शपथ लो और निकलो। और यूजिरो का टोन थोड़ा सीरियस होते ही देखकर हम देखते हैं कि यूएस का प्रेसिडेंट अपने पैंट में मुंह देता है। खैर जो भी ट्रीटी विटी वो तोड़ने आए होते हैं वो तो वो नहीं करते, यहाँ पर वो सीधा सीधा शपथ ले लेते हैं और यूजिरो एकदम ऑरा फार्मिंग करते हुए सुनते हैं। फिर उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एक चॉपर वहीं पर आ रहा होता है यूजिरो के होटल के पास, और उसमें उनके दोस्त कैप्टन स्ट्राइडम बैठे होते हैं और उनके साथ कोई और भी होता है। और उससे वो कहते हैं मैं आपकी सेफ्टी की ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता, मैं इस बात के ही खिलाफ हूँ कि आप यूजिरो से मिलें, लेकिन अगर उसका मन बन गया कुछ गलत करने का तो मैं भी उसे रोक नहीं पाऊंगा। खैर तभी हमें पता चलता है कि स्ट्राइडम के साथ यूजिरो से मिलने कौन जा रहा है, ये हिलेरी क्लिंटन होती है। और अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, ये बिल क्लिंटन की पत्नी है, वही बिल क्लिंटन जो कि अमेरिका के 42 नंबर के राष्ट्रपति थे। खैर एक राजनेता होने के नाते वो यूजिरो के साथ बात करने के लिए आई होती है, यूजिरो को अपने तरफ करने आई होती है, वो भी होली बाइबल लेकर आई होती है, उनके सामने शपथ लेने की उन्होंने सोची होती है। खैर ऐसे ही चलते चलते स्ट्राइडम बता रहे होते हैं उन्हें कि यूजिरो के सामने क्या करना है क्या नहीं, वही रूल्स वगैरह। खैर यहाँ पर उनके मन में एक ही चीज़ होती है कि ट्रम्प से पहले यूजिरो को मनाना है, और जैसे भी करके मनाना है ताकि उनका पड़ला भारी हो सके अगले चुनाव में। और खैर ये ट्रम्प से पहले ही आई होती हैं, ट्रम्प तो बाद में आकर वो सब पैंट में मूतना वगैरह करते हैं, ये पहले आई होती हैं। खैर जैसे ही ये दरवाज़ा खोलती हैं, ये जो देखती हैं वो देखकर वो चौंक जाती है, एकदम से पॉइंट करके वो जोर से चिल्लाती है, क्योंकि यूजिरो यहाँ पर उनके सामने नंगे खड़े होते हैं, मतलब उनका डिंग डोंग बाहर होता है। खैर यूजिरो आज बहुत अजीब तरीके से हार्ड होते हैं। खैर उनके मसल्स वगैरह सबको हिलेरी क्लिंटन जी नोटिस करती हैं, और यहाँ पर यूजिरो उतने में ही उनसे कहते हैं
मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कोई शपथ नहीं चाहिए। खैर उतने में ही एकदम से वो उन्हें बताती हैं कि वो एमी आकिजावा यूजिरो की प्यारी वाइफ की बहुत अच्छी दोस्त रह चुकी है, तो इसीलिए वो यूजिरो को अपने साइड करना चाहती है। और इतना सुनते ही यूजिरो और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मुझे किसी के साइड आने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा शपथ चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि तुम एमी की दोस्त रह चुकी हो इसलिए तुम प्रोटेक्टेड हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो भी कहना था कह दिया है, अब चुपचाप मेरी बात मान के यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ जाऊंगा। मतलब भाई ये बहुत गंदी बात है, लेकिन फिर भी यूजिरो ने वो करने की धमकी दे दी इन्हें। और यहाँ पर ये सुनकर स्ट्राइडम का तो सच में पानी सूख जाता है। खैर इतना सुनते ही फॉर सम रीजन उनके नाक से खून बहता है और हिलेरी क्लिंटन जो है एकदम शर्मा जाती है और यूजिरो से कहती है, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तो मर ही जाऊंगी। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, यूजिरो के बात से और मेरे बात से बिल्कुल भी इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सब एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। अगर आप किसी से स्ट्रांग हैं तो उसकी रक्षा कीजिए, ना कि उसे गलत सलत बात बोलने की आपको अनुमति मिल जाती है। समझ गए ना? अगर आपकी उम्र 20 के अंदर है तो आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, समझ के मान लेना, और अगर 20 से ऊपर है तो फिर दोस्त कह रहा है मान लो। खैर बैक टू द मेन स्टोरी। मिस क्लिंटन वहाँ से हंसते हुए चली जाती है, क्योंकि एमी की दोस्त होने के नाते उन्हें यूजिरो कुछ नहीं करेंगे, उनके तरफ हैं वो, ये उन्हें पता होता है। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शिनशिनकाई डोजो को। डोपो यहाँ पर एक वायर काटने वाले होते हैं और बाकी और साथ ही साथ कात्सुमी भी ये सब देख रहा होता है, और एकदम से एज ऑलवेज डोपो उसे आराम से काट देते हैं। एकदम क्लीन तो नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वो कटा होता है। यहाँ तक कि खुद डोपो भी सोच रहे होते हैं कि मुझे अपनी ट्रेनिंग में और काम करने की ज़रूरत है। तभी कात्सुमी कहता है, डैड आपने तो कहा था कि आप घर में रहेंगे क्योंकि चेयरमैन अब मैं हूँ, लेकिन आप फिर से ट्रेनिंग करने आ गए, क्या कारण हो सकता है? खैर तभी बाकी कात्सुमी और डोपो आराम से बैठ जाते हैं और डोपो बताते हैं कि मुसाशी ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया है। मैंने सुना है कि पुलिस फोर्स हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई है। इतना सुनते ही बाकी कहता है, इसका मतलब ये है कि मुसाशी के हाथों अब और लोग मरेंगे। तो इतना सुनते ही डोपो कहते हैं, इसीलिए तो मैं घर में नहीं रह पाया, ट्रेनिंग करने आ गया। लेकिन कात्सुमी भाई उतने में ही एकदम अजीब सा मुँह बनाकर कहते हैं, तो डैड कैसा रहेगा कि अगर हम अपने शिनशिनकाई डोजो के सारे लड़के लेकर कात्सुमी को हराने जाएं? खैर ये जाता वाता नहीं है, ये बस बोलता है। खैर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बाकी अपने घर जा रहा होता है, थोड़ा सा हैंडसम दिखते हुए। खैर ऐसे ही जाते जाते बाकी सोच रहा होता है कि उसकी फाइट कभी भी जैसे होने वाली होती है तो उसके जस्ट 3 दिन पहले वो अपने नाखून काटता है जानबूझकर, क्योंकि 3 दिनों के बाद एग्जैक्टली उसके नाखून इतने बढ़ जाते हैं कि वो लेंथ को कवर कर लेते हैं और उसका पंच अच्छे से कनेक्ट होता है एकदम। मतलब नाखून की वजह से उसके फिस्ट से थोड़ी दूरी नहीं बनती उसके चक्कर में, और इसकी मदद से वो एक अच्छा पावरफुल पंच लैंड कर पाता है। बात छोटी है मगर काम की है। खैर ऐसे ही चलते चलते बाकी सोच रहा होता है, अब कितने दिन हो गए हैं उसे अपने नाखून काटे, और यहाँ पर लोग जो हैं अचानक से अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। वो लोग रुक रुक कर बाकी को देखने लगते हैं, क्योंकि वो एकदम अजीब सा मुंह बनाकर चल रहा होता है। खैर यहाँ पर बाकी इस तरीके का मुंह बनाकर ये याद करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कितने दिन हो गए उसे अपने नाखून काटे, क्योंकि फाइट कभी भी हो सकती है। समझ गए ना? भाई हमारा मुसाशी से लड़ने की सोच रहा है। खैर इसी सोच के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर बाकी के एपिसोड में लगातार काम चालू है, तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।